हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज है आपका चैप्टर 9 व्रत। ठीक है, जिसका आज हम परिचय देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए परिचय में सबसे पहले व्रत है, तो हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्रत होता क्या है। तो व्रत क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु मार्ग व्रत कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आपको चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, तो कोई मान लीजिए एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक निश्चित बिंदु है। तो बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है, मतलब समान दूरी, इस प्रकार समान दूरी है, हर जगह पे समान दूरी है। ये इस प्रकार ये इसकी समान दूरी, ठीक है। ये क्या है? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु मार्ग। ठीक है, स्थित बिंदुओं का बिंदु मार्ग। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार बिंदुओं का ये बिंदु मार्ग है। ठीक, इस प्रकार कुछ, ठीक, ये आपका स्थित बिंदुओं का बिंदु मार्ग मतलब रास्ता। ठीक है, बिंदुओं का रास्ता। तो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। अब जब इसको मिला देंगे तो ये आपका एक गोलाकार आकृति हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? ठीक, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु, ठीक, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, ठीक है, स्थित बिंदुओं का, स्थित ये बिंदु है, बिंदुओं का बिंदु मार्ग क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ व्रत के अवयव। ठीक है, मतलब व्रत के अवयव मतलब इसको जो व्रत है इनको 9 पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक, अलग अलग पार्टों 9 पार्टों को मिला करके आपका व्रत का निर्माण हुआ। ठीक, वो हम पढ़ेंगे एक एक धीरे धीरे टॉपिक धीरे धीरे उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक, जैसे आपका हो गया, आपको कुछ जानते भी होंगे, आप त्रिज्या हो गया, जीवा, व्यास, चाप, त्रिज्यखंड, व्रतखंड, ठीक है, परिधि। ठीक है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, तो व्रत के अवयव सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम? व्रत का केंद्र। किसकी बात करेंगे? केंद्र की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं केंद्र। ठीक है, तो केंद्र हम किसे कहते हैं? तो देखो, केंद्र हम किसे कहते हैं? जैसे ये एक व्रत आपका बना है, ठीक है, ये आपका बिंदु से गिरा, ये एक व्रत बना है। ठीक, तो व्रत की जहाँ से हम चाप रखते हैं, ठीक है, जैसे हम व्रत जिस सहायता, जैसे हमने चाप प्रकार की सहायता से व्रत बनाया। ठीक है, तो जहाँ पर हम चाप रखते हैं, जहाँ पर हम चाप की नोक रखते हैं और जहाँ से गोला हम खींचते हैं, तो जहाँ पर वो आपका बिंदु टाइप का बन जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? केंद्र समझ में आ गया ना? तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो केंद्र है वो क्या होता है? व्रत के मध्य में जो होता है, बीच में, मतलब बीचों बीच, वो क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया केंद्र। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका, अगले बेंच कर लेते हैं, त्रिज्या। ठीक है, व्रत की त्रिज्या क्या आता है? त्रिज्या आता है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे त्रिज्या की। ठीक है, तो त्रिज्या हमने आपको क्या बताया कि जैसे आपका कोई एक व्रत है, ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। देखिए, जैसे आपका एक व्रत बना है, ठीक है, तो जो, और हाँ, अभी हम जो हमने बताया वो हर चीज़ रिपीट करते जाएंगे कि ये हमने बताया आपको केंद्र। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या हम किसे कहते हैं? अगर जो ये केंद्र है, केंद्र को ये परिधि, ठीक है, ये परिधि भी हम बताएंगे आपको, तो अभी हम बता दे रहे हैं, जो परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है, हमने केंद्र देख लिया, त्रिज्या देख ली। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपकी परिधि। ठीक, अभी जो हमने आपको बताया कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, तो चलिए वो बता देते हैं। ये आपका आ गया परिधि। परिधि, ठीक है।
ध्यान से देखेंगे परिधि किसे कहते हैं। तो देखिए परिधि जो आपकी होती है ये आपका एक वृत्त बना है, ठीक है। तो वृत्त की जो ये जो वृत्त की जो ये पूरी माप होती है ना, मतलब जो ये वृत्त की जो पूरी माप आपको दिख रही है, इसकी जो पूरी माप है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। वृत्त की संपूर्ण माप जो होती है उसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना। क्या बोलते हैं वृत्त की, हमने क्या तीन चीज़ देख ली, केंद्र जो वृत्त और जो मध्य में स्थित होता है वो केंद्र होता है, और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और परिधि जो संपूर्ण जो वृत्त की संपूर्ण जो माप होती है उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। फिर इसके बाद आपका आता है परिधि के बाद व्यास, सॉरी नहीं, व्यास से पहले भी कुछ आता है, हम देख लेते हैं। तो वृत्त का तल आता है, क्या आता है, तल। ठीक है, तो तल पहले तल समझ लीजिए, फिर आपको व्यास समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो देखिए तल, जैसे ये वृत्त बना है, ठीक है, तो वृत्त जहाँ पर बना है, ठीक है, तो वृत्त जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये देखिए एक जैसे ये बना है, यहाँ पर ऐसे वृत्त बना है, ठीक है। तो जो इसका जो बाहर का हिस्सा है सारा, ये जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है सब क्या है, तल है। क्या है, तल है, होता है। क्या होता है, तल होता है। इसका जो बाहर का हिस्सा सारा है ये क्या होता है, तल होता है। ठीक, बात क्लियर हो गई, तल भी समझ में आ गया ना। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया त्रिज्या देख, केंद्र देख लिया, त्रिज्या देख ली, परिधि देख ली, और हमने क्या देख लिया, तल देख लिया। ठीक है, तो चलिए तल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने तल को भी देख लिया। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका वृत्तीय क्षेत्र। क्या आता है, वृत्तीय क्षेत्र। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए वृत्तीय क्षेत्र समझते हैं, वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग अभी पीछे वाली क्लासों में पढ़ चुके होंगे, अगर 7-8 में चैप्टर था ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि देखिए जब ये एक वृत्त होता है, ठीक है, और आपको पता होगा, मान लीजिए हमने तल में यहाँ पर बना दिया, ठीक, खींच दिया है आपको कुछ समझाने के लिए। ठीक है, ठीक, ये बन गया। ठीक, तो आपको पता होगा जो इसका बाहर का भाग होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाहा भाग। क्या बोलते हैं, बाहा भाग। और जो अंदर का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक भी बोल सकते हैं, या बोलते हैं हम लोग अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक, अंदर के भाग को अभ्यंतर या आंतरिक, और बाहर के भाग को क्या बोलते हैं, बाहा भाग बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो जो आपका हमने क्या बोला, हमने आपको बताना, हमने क्या बताना है कि वृत्तीय क्षेत्र बताना है। तो देखिए वृत्तीय क्षेत्र मतलब वृत्त, समझिए यहाँ ध्यान समझना, वृत्त मतलब गोलीय, और वृत्त हम इसे क्या बोलते हैं, इसे, और क्षेत्र मतलब जो ये पूरा वृत्त का जो ये पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो वृत्त के पूरा अंदर जितना है, इस क्या कहलाता है, हमारा वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है, वृत्तीय क्षेत्र। ठीक, क्लियर हो गया ना, वृत्तीय क्षेत्र समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त का व्यास। क्या देखेंगे, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, व्यास, ये सब आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग अगर चलो पढ़ो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं। तो ये वृत्त का व्यास, तो ये आपका क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, तो देखो व्यास किसे कहते हैं, ये हमने बता चुके कि केंद्र होता है, इसकी जो पूरी माप होती है वो परिधि होती है, और जो इसकी ये होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, तो व्यास हम इसे कहते हैं, ऐसे ही होता है सेम, लेकिन ये केंद्र से होकर ना जाए। ठीक है, जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर ना जाए, वो क्या ऊपर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से हो जा सकता है, ये सब आपको क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, मतलब व्यास आपका ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के जो केंद्र से होकर ना जाए तो वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है जीवा। ठीक है, तो हमने व्यास भी देख लिया। अब देखिए अब आती है आपकी इसके बाद जीवा। चलिए जीवा देखते हैं, जीवा क्या होता है, इससे कर लेते हैं जीवा।
आप जीवा समझिए। तो देखो जीवा भी सेम इसी प्रकार होता है व्यास के जैसा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा समझना ये चीज़ है कि जैसे ये आपका एक व्रत बना, ठीक है, तो हमने अभी व्यास क्या बताया कि ये केंद्र से होकर ना जाए और सारी लाइन जो है ऐसे जाए, वो आपकी क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाती है। और जीवा में क्या होता है कि इसकी जो ये सब केंद्र से होकर जाएंगे, तो ऐसे भी खींच सकते हैं व्यास, ऐसे भी खींच सकते हैं व्यास, ऐसे भी खींच सकते हैं। कुल मिला के टोटली आपका ये जो है केंद्र से होकर जाना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना हमारी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीवा बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अब देखिए हमने जीवा भी देख लिया, अब हम देखेंगे चाप। चाप अब हम कैसे कहते हैं, चलिए चाप समझते हैं। चाप देखिए कैसे कहते हैं, जैसे आपका ये एक व्रत बना है, ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हमने सॉरी दूसरा बना, ये आपका क्या बना, एक व्रत बना है, ठीक है। तो जो व्रत बना है इसके चाप किसे बोलेंगे हम, तो जो हमने केंद्र सब बता दिया आपको, तो आपको सिर्फ व्रत समझना है। देखिए व्रत क्या, तो व्रत सॉरी चाप है ना, हाँ चाप। तो चाप देखिए जो इसके ये है, इसमें दो, इसे चाप को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप, ठीक है। और जो इसका ये जो इतना पूरा भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। मतलब पूरे जो भाग, ये वाला भाग, ये इन दोनों भाग को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं लघु चाप। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। कौन सा चाप बोलते हैं, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। बात क्लियर हो गई ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दीर्घ चाप, और इसे क्या बोलते हैं, लघु चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु चाप। ये जो आपका इधर छोटा वाला ये लघु चाप दिख रहा है, और इसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये छोटा है तो ये क्या लघु चाप हो जाएगा, और ये जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब इसके बाद आता है आपका अर्धव्रत। क्या आता है, अर्धव्रत। तो देखिए अर्धव्रत, अर्धव्रत, इससे इसके मतलब आपको शब्द से समझ में आ रहा है, व्रत मतलब पूरा भाग, अर्धव्रत मतलब आधा भाग, समझिए। देखिए देखिए व्रत, ये देखिए व्रत है पूरा, ठीक है। तो इसका जो आधा भाग है, यहाँ से हमारा काट दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धव्रत हो जाएगा। दोनों भागों को क्या कहेंगे, अर्धव्रत कहेंगे। इतने जो ये भाग आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोल देंगे, अर्धव्रत। ठीक, इसके उसको भी इसके इतने भाग को क्या बोल देंगे, अर्धव्रत बोल देंगे। सेम ये चीज़, ठीक है, क्या बोल देंगे, अर्धव्रत बोल देंगे। ठीक, मतलब कि व्रत का आधा भाग अर्धव्रत। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसके बाद आता है आपका व्रत खंड का क्षेत्रफल। क्या आता है, व्रत खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसे समझते हैं। तो देखिए व्रत खंड का क्षेत्रफल देखिए किसे कहते हैं, ये देखिए ये आपका एक व्रत हो गया, ठीक है। और यहीं से समझिए तो जो ये चाप मान लीजिए, ये हमें बता चुके हैं ये लघु चाप होता है और ये दीर्घ चाप होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जो ये वाला होता है यहाँ से, ये जो लघु चाप है इसे हम क्या बोलते हैं, व्रत, मतलब लघु व्रत का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, लघु व्रत का क्षेत्रफल। और ये होता है आपका पूरा दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल। क्या होता है, दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है। सॉरी, हाँ आपको दिख रहा होगा दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल। तो इन दोनों व्रत के क्षेत्रफल, लघु और दीर्घ व्रत, दोनों के व्रत का क्षेत्रफल को मिलाकर हमें मिलता है व्रत खंड का क्षेत्रफल। क्या मिलता है, व्रत खंड का क्षेत्रफल। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। इसे हम क्या बोलते हैं, व्रत खंड का क्षेत्रफल। ये हो जाता है, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये होता है आपका लघु व्रत, ये बता चुके हैं पहले, और ये होता है दीर्घ व्रत। तो इन दोनों व्रतों को मिलाकर जो हमें मिलता है वो होता है आपका व्रत खंड का क्षेत्रफल। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। फिर इसके बाद आपका आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके अर्थ से समझिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या से कुछ रिलेटेड होगा ना। तो चलिए हम सबसे पहले एक व्रत बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है, व्रत है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें त्रिज्या क्या पता है, त्रिज्या इसको भी कह सकते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। मतलब केंद्र से आधा भाग जो है, मध्य बिंदु से आधा भाग वो क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है।
तो हम इसी प्रकार जैसे एक यहाँ से खींच दिया, ठीक है, ये ले लेते हैं, तो एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, ठीक है, ये भी आर आपकी और ये भी आर, तो इसके जो ये मध्य का जो भाग होता है यही कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया ना। तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आई होप कि हमने आपको सारे बता दिए हैं, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो कितने थे, 2 4 6 कुछ 10 थे, ठीक है, एक आपका ये पूरे 9 बताया था ना, 10 टोटल, मतलब इसी से जो आपका पूरा रिलेटेड व्रत बनता है। ठीक, इन्हीं अवयवों से मिलाकर, इन्हीं सारे अवयवों को मिलाकर आपका क्या बन जाता है, एक व्रत बन जाता है। क्या बन जाता है, एक व्रत बन जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, धन्य। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप बताएं, हम आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।